Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New Center Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and in this video I am going to discuss with you the 12th class chemistry chapter coordination compound, and in this chapter we are going to discuss about the what is the behavior of coordination compound and what kind of bond between them and how they form and what is the properties and what is the uses of the coordination compound. So let's start. The coordination compound, this is the unit 9. Coordination compound refer to a particular class of compound in which the central atom ion or usually a metal is surrounded by the cluster of ion or molecule. This compound are widely present in the mineral plants. These compounds have many particles application, estimation of hardness in water, soil water treatment, electroplating, textile dyeing, etc. स्टूडेंट्स, इसमें हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो पहली बात तो ये समझने की है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो जैसा हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी सारे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, और या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब यही है कि दोज कंपाउंड विच हैव द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा वो कंपाउंड जो है मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। ये कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आयनिक बॉन्ड से कम स्ट्रांग होता है, यानी कि इसका मतलब इंटरमीडिएट इसकी स्ट्रेंथ होती है इनमें। और बेसिकली देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो मतलब कि एक ऐसा एटम जिसके आउटर ऑर्बिटल्स एम्प्टी हों, जिसमें काफ़ी सारे अदर मॉलिक्यूल्स या अदर एटम्स उसमें घर कर सकते हैं या उसके साथ बॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एटम्स होते जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं या फिल्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारे एटम्स को आपस में बॉन्ड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं BF3 की, NH3 की, इन दोनों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कि जितने भी जो कलरफुल डाइज होती हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, फिनोप्थलीन हो गया, इथाइलिन ब्लू हो गया। इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। और या फिर प्लांट में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। इवन हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन, वो भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। उसको भी एक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो आयरन होता है और आयरन के साथ में अदर आयंस जो इसके साथ बॉन्ड करते हैं। सो इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको दो कैटेगरीज में रखा गया है। एक है एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स की जो कैटेगरी है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ द मैटर द कॉमन, यानी कि जब एक से ज़्यादा सॉल्ट आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2, तो ये बना रहा है KCl.MgCl2.6H2। दूसरा CuSO4 एन प्लस 4NH3, तो ये फॉर्म कर रहा है CuSO4.4NH3, यानी कि टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है जो काफ़ी सारे अदर सॉल्ट से मिलके ऐड होके बनते हैं, उनको हम एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन एडिशन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक है डबल सॉल्ट्स और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट्स जो होते हैं तो जो डबल सॉल्ट्स होते हैं वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो सॉलिड स्टेट में, दीज आर द एडिशन कंपाउंड विच आर स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट बट ब्रेक अप इनटू द कंस्टिट्यूएंट इनटू डिसॉल्व स्टेट। यानी कि अगर हम इसमें बात करें तो जो अगर एडिशन कंपाउंड में भी जो डबल सॉल्ट्स वाली जो कैटेगरी है, इसमें इस तरह के सॉल्ट्स होते हैं स्टूडेंट कि ये जो है आपस में सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में इनकी जो कॉम्बिनेशन है वो स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे ही इनको लिक्विड स्टेट में डिज़ोल्व किया जाता है वैसे ही अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं। तो जैसे ही ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करते हैं, इस केस में ये कहलाते हैं डबल सॉल्ट। लेकिन अगर इसकी हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की,
तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि ये मतलब कि अपने सॉलिड स्टेट में भी और अपने डिज़ोल्व स्टेट में भी अगर अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं, वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकें सॉलिड एज वेल एज डिज़ोल्व स्टेट में। On mixing aqueous solution of copper sulfate with aqueous solution of ammonia, a deep blue color is formed. अगर हम कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ में मिक्स करेंगे तो एक बहुत ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और जो ब्लू कलर है वो कॉपर आयन की वजह से होगा। अगर हम बात करें द ब्लू कलर डज नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन बट इंस्टेड इट कंटेन द क्यूप्रो एल्यूमिनियम आयन विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर आइंस एंड 4 अमोनियम आइंस मॉलिक्यूल, यानी कि एक कॉपर और 4 अमोनियम आइंस की फॉर्मेशन की वजह से ये जो है कलर शो करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फेरोसाइनाइड की, तो ये भी इज फॉर्म ऑन मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन KCN एंड FeCN टू इज डेफिनेट प्रोपोर्शन। द सॉल्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर आयन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि इस तरह के सॉल्ट्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं जो अपनी डिज़ोल्व में और सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किस तरह की थ्योरीज आई हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है इसमें वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम बात करते हैं इन अर्ली स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली डील विद द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्युबल डबल सॉल्ट एंड मोर सॉल्ट। Early, the theories developed during the era could provide a satisfactory explanation of the formation and properties of the mixed salt, yet these offer no adequate explanation of the union of neutral molecule with ion to form the complex compound. The chemists wondered about how the atoms in this complex were connected to each other and possible effect of arrangement in the properties of the complexes. यानी कि अभी तक हमने इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टूडेंट जाना है वो ये जाना है कि ये एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और आपस में सराउंडिंग आइंस होते हैं और एटम्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं, और वो कनेक्शन ही उनको एक अलग ही तरह का टेक्सचर देता है, अलग तरीके का एक केमिकल बिहेवियर देता है और उनको एक कलर देता है। तो ये सब कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया वो वर्नन ने किया अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन था उनको नोबेल प्राइज़ से अवार्ड भी किया गया 1930 में। इन्होंने सबसे पहले अपनी आउटलाइंस में कहा कि मेटल हैव टू टाइप ऑफ लिगेंड, यानी कि यहाँ पर हमने बात की सेंट्रल मेटल एटम की। ये समझने वाली बात है स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंट्रल एटम एक मेटल एटम एक ऐसा एटम होना चाहिए जिस पे अपने जो ऑर्बिटल्स हैं वो अनफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, क्योंकि अगर वो अनफिल्ड नहीं होंगे या फिर हाफ फिल्ड नहीं होंगे तो अदर एटम्स उसमें लिंक नहीं कर पाएंगे। तो वो किस तरह से लिंक करेंगे, वो दो टाइप से लिंकेज होता है उनका। पहला होता है प्राइमरी लिंकेज, दूसरा होता है सेकेंडरी लिंकेज। तो अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी लिंकेज है, या अगर सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम जो मेटल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, तो उसको जो सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले वो नेगेटिव आयंस करेंगे। इसीलिए प्राइमरी जो लिंकेज होता है उनका जो होता है वो नेगेटिव आयंस का होता है, जबकि सेकेंडरी लिंकेज में वो नेगेटिव आयंस का लिंकेज भी हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे NH3 वगैरह। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो आयनाइजेबल हैं, जबकि सेकेंडरी वैलीज आर नॉन आयनाइजेबल। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो कैसी हैं, नॉन आयनाइजेबल है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट द प्राइमरी वैलेंसीज यूजुअली इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करती हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या हो रही है, यानी +2 हो रही है, +3 हो रही है। ये सब आपको 11th में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। रिड्यूस हो जाता है एलिमेंट या ऑक्सीडाइज हो जाता है, उस तरीके से उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बन जाती है।
लेकिन बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि आपके आसपास कितने एटम्स अरेंज हैं। जैसे कि अगर एक कॉलोनी में हमारा घर है और हमारे घर के बगल में एक घर है और उसके बगल में एक घर है, तो पड़ोस में 2 घर हो गए हमारे घर से मिलते हुए, तो हमारा घर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो प्राइमरी वैलेंसीज ऑक्सीडेशन नंबर शो करती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज जो है कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ the Werner first point of the Werner theory, what kind of linkage between the central atom and other atom elements. There are two types of linkage, primary linkage and secondary linkage. Primary linkage satisfy the oxidation state and secondary linkage satisfy the coordination number. जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि CuCl3.6H3 6NH3, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि the complex is found to be give white PPT with AgNO3 indicating the presence of insoluble chlorine atoms. Quantitative analysis reveals that the AgCl precipitate corresponding 3 chloride ions are obtained indicating the presence of 3 ionizable chlorine atoms. Thus, the chlorine atoms are bonded to the cobalt by 3 प्राइमरी वैलेंसीज। तो जैसे हम CuCl3.6NH3 देख रहे हैं, तो इसमें कोबाल्ट जो है CO, यानी कि ये है सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और Cl3 दिस इज द प्राइमरी वैलेंसीज, दैट 6NH3 दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसीज। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी CO प्लस 3 Cl प्लस उसके बाद में NH3, इसमें कितने 6 हैं, तो इसका 6 का अरेंजमेंट। So the solution of the complex does not give test of cobalt ion indicating the cobalt and NH3 molecule constitute the coordination sphere, whereas the neutral ammonia molecule satisfy the secondary valencies. तो इसमें जैसे मैंने बताया कि जो NH अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी के फॉर्म में इस पर लिंकेज कर रहा है, सेकेंडरी लिंकेज कर रहा है, और जो Cl3 है जो इसमें प्राइमरी लिंकेज कर रहा है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह के टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम होता है। कैटाइन, जो कि ये कैटाइन होता है जिसके आसपास क्या होती है, एनाइंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो अपनी रिटेन आइडेंटिटी रखते हैं किसमें, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। तो जैसे इन दिस कंपाउंड में एक एग्जांपल लेते हैं हम कि CuNH3 का होल 4 और SO4। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 बट इट्स सराउंडेड बाय अ 4NH3 मॉलिक्यूल, यानी कि कॉपर जो है जो 4 NH3 के लिगेंड से अरेंज्ड है प्लस एक SO4 से है। तो these ions molecule are coordinated group attached to the central metal ion। तो यानी कि इसके साथ में जो जितने भी सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि मेन जो है कितने सेंट्रल एटम से ये अटैच्ड है, उस तरीके से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो Cu के साथ में NH3 का 4 है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेन वन और मोर कॉम्प्लेक्स, एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हैं। जैसे CuNH3 का होल 4.SO4 कंटेन CuNH3 4.2 पॉजिटिव, यानी कि SO4 हट भी सकता है इसमें से। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो हैं कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि उसको कितने टाइप के लिगेंड्स ने आपस में क्या है घेर के रखा हुआ है। तो Cu के साथ NH3 का होल 4 है, तो यानी कि Cu हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, और 4 एटम जो हैं NH3 के जो उसको आसपास से क्या कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की। A coordination ions in a electrically charged radical or species carrying a positive or negative charge in which the central metal atom or ion is surrounded by a suitable number of neutral molecule or negative ion। यानी कि जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक बड़ा ब्रैकेट Ni के आगे लगा हुआ है और एक बड़ा ब्रैकेट NH3 के बाद लगा हुआ है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी जो मटेरियल है, तो इस ब्रैकेट के अंदर इस मटेरियल को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि Ni का जो इसमें जो वो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। इसी तरीके से कोबाल्ट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो
किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। द कॉम्प्लेक्स आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। यानी कि जैसे इस निकल वाले कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं कि सबसे बाद 2 पॉजिटिव है, उसके बाद कोबाल्ट के बाद 2 पॉजिटिव है और प्लेटिनम के बाद 2 नेगेटिव है। तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। लेकिन किसी केस में हो सकता है ना तो कैटायनिक ना एनायनिक, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो हम उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, जैसे NiCO4। दूसरा है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की हम बात करें तो सेंट्रल एटम बेसिकली इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन्स ग्रुप इज बॉन्ड टू अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। इन एग्जांपल गिवन बाय बी द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, निकल, ये सारे जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक एलिमेंट हैव द डी ऑर्बिटल, अनफिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जिसकी वजह से अदर एलिमेंट से क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। इसीलिए ये सेंट्रल मैटर, यानी कि एक आइडियल सेंट्रल एटम बनने के लिए स्टूडेंट्स उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो ज़्यादातर सेंट्रल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक से ही होता है। बात करते हैं लिगेंड की। तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल एटम आयन को क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन दैट सराउंड द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज लिगेंड। यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो NH3H2O ये न्यूट्रल हो जाता है हमारा यहाँ। एनाइन हो जाते हैं Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं वो एनाइन या न्यूट्रल हो सकते हैं। तो दे हैव अ डेटिव बॉन्ड। यानी कि अगर लिगेंड बनने के लिए एक सबसे बड़ी खासियत क्या चाहिए कि लिगेंड बनने के लिए उस पर एक डोनर डोनर एटम होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं NH3 की, तो मैं बात कर जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम देखते आ रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स भी अभी मैंने दिए कि उसमें NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ हो रहा है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो उसका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि NH3 का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो NH3, तो NH3 का मतलब होता है कि नाइट्रोजन पे जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर करते हैं हाइड्रोजन एटम, बल्कि एक पेयर जो है वो खाली रह जाता है जिसको लोन पेयर बोलते हैं। अब इस NH3 में जो नाइट्रोजन है वो एक डोनर एटम की तरह काम करेगा, क्योंकि डोनर एटम पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ में क्या कर लेगा, अपने एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर देगा और उस सेंट्रल मेटल के साथ में क्या कर देगा, बॉन्ड कर देगा। तो जितने ज़्यादा NH3 उतने ही ज़्यादा लोन पेयर, और जितने ज़्यादा लोन पेयर उतने ज़्यादा वो सेंट्रल मेटल के साथ में क्या कर देगा, बॉन्ड कर देगा। जैसे हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल जब मान लीजिए फुली एम्प्टी है तो डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल के अंदर जैसे मान लीजिए कि आयरन है, आयरन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है जो है वो 5, उसके जो डी ऑर्बिटल है वो 5 अनफिल्ड है। तो 5 अनफिल्ड डी ऑर्बिटल के अंदर कम से कम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है। तो कम से कम 5 NH3 जो है एक आयरन के साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, Fe NH3 का 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 NH3 क्यों जुड़े, क्योंकि उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर हैं जो कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में बॉन्ड करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है लिगेंड का। तो लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, यूनिडेंटेड भी होता है, बाइडेंटेड भी होता है, ट्राइडेंटेड भी होता है। यानी कि एक डोनर साइड, जैसे NH3 में क्या है, हाइड्रोजन पे तो लोन पेयर है नहीं, तीनों पे नाइट्रोजन पर है, तो नाइट्रोजन जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड हो गया। ऐसे किसी किसी मॉलिक्यूल में 2 डोनर साइट होती हैं, जैसे NO, तो यानी कि O की तरफ से भी जुड़ सकता है और N की तरफ से भी जुड़ सकता है। ऐसे ट्राइडेंटेड लिगेंड होते हैं स्टूडेंट। तो डेंसिटी की बात करें हम यहाँ पे, तो ये डेंसिटी क्या है, व्हेन अ मल्टी डेंटेड लिगेंड साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट विद टू द मेटल आयन बाय मोर देन वन डोनर साइट देन रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। यानी कि एक से ज़्यादा डोनर एटम अगर जिस भी लिगेंड में प्रेजेंट होते हैं
तो वो कैसे, वो एक रिंग टाइप मैनर में जुड़ जाते हैं। जब ये रिंग टाइप मैनर में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने लग जाता है तब हम चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। द लिगेंड इज नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेटिंग का मतलब होता है क्लॉ, एक तरीके से पंजा बना लेना। द नंबर ऑफ सच लिगेंडिंग लिगेंड आर डेंसिटी। तो जैसे कि हम इसमें बात कर सकते, देखिए इसमें इस तरीके से यहाँ से एन एच, ये NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये इस तरीके से भी यहाँ से ये दो दो साइड से जुड़ रहा है, तो ये एक रिंग टाइप बना रहा है। ऐसे PTCl का डाइएन, ये भी एक से ज़्यादा डोनर साइड है, इसमें नाइट्रोजन 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 डोनर साइड है, तो ये यहाँ से जुड़ रहा है। दूसरा एक यहाँ पर ये, तो एक से ज़्यादा डोनर साइड जिस भी सेंट्रल एटम, जिस भी लिगेंड में होती हैं वो एक चिलेटिंग रिंग टाइप का बना लेते हैं। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा जो है डोनर साइट होती हैं। तो जब एक से ज़्यादा डोनर साइट होती हैं तो वो दो तरीके से एक सेंट्रल एटम को घेर सकते हैं और एक तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। डाइडेंटेड लिगेंड इज सिमेट्रिकल इफ द टू कोऑर्डिनेशन एटम्स आर सेम। इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन एटम आर डिफरेंट इट इज़ अनसिमेट्रिकल। यानी डाइडेंटेड लिगेंड जो है अनसिमेट्रिकल जो होते हैं, यानी कि प्रॉपर शेप में होते हैं। अब बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? सम यूनिडेंटेड लिगेंड है मोर देन वन डोनर साइट। एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है, उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं इसमें, जैसे इसमें देखिए एम क्या है, आपका सेंट्रल मेटल एटम है, और NO2 नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप में अगर हम बात करें तो एक डोनर साइट नाइट्रोजन की तरफ से हो सकती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की, और एक ऑक्सीजन की तरफ से हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर कर रहा है नाइट्रो ग्रुप। लेकिन यही NO2 जो है, इसको इस N को इसके दो O को हम दोनों साइमल्टेनियसली एक अपोजिट साइड लिख लें इस तरह से, तो NO तो ये O की साइड से जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो NO2 है वो नाइट्रोजन के से भी शेयर कर सकता है सेंट्रल एटम से, और ऑक्सीजन से भी कर सकता है। तो इस केस में नाइट्रोजन जो है जो डोनर एटम है, और इस केस में ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो दोनों केसेस में जब नाइट्रोजन और डोनर एटम है, देन उस केस में ये जो है एम्बिडेंटेड लिगेंड बन जाएगा। ऐसे थायोसाइनाइड है, तो थायरोसाइनाइड में सल्फर, इधर सल्फर डोनर एटम है, और ये साइनाइड तरफ से भी जुड़ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर साइनाइड है और आइसोसाइनाइड है, तो C की तरफ से डोनर एटम कार्बन डोनर एटम हो जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड। नाउ द ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि सम मोनोडेंटेड लिगेंड कैन साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट विद टू और मोर एटम सेंट्रल मेटल एटम। Such a ligand act as a bridge known as a bridging ligand. Such complex are called bridge complex. तो इसमें हम देख सकते हैं एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कि ये काफ़ी सारे क्लोराइड के साथ में ये आयरन जो है यहाँ पर ये ब्रिज टाइप का फॉर्मेशन शो कर रहा है यहाँ पे। सो दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड, यानी कि कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो एक एक के साथ जुड़ के, एक से ज़्यादा मेटल के साथ जुड़ के क्या करते हैं, जो है एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। So student, this is all about your the types of ligand, coordination compound, and types of coordination compound, and what are their densities, and वर्नर थ्योरीज क्या कहती है, प्राइमरी लिंकेज एंड सेकेंडरी लिंकेज क्या होता है, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो दीज ऑल आर द about the coordination compound, and in this and the next lecture we will going to study the